वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में मैराथन क्लास का 8वां वीडियो देखेंगे। इसके पहले मैं 7 वीडियो अपलोड किया हूं मैराथन क्लास का, जो सभी प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। सभी को पता है फ्रेंड कि 8:30 बजे लाइव क्लास मैं लेता हूं, तो आज का दिन है जो 8:30 बजे लाइव मैं नहीं ले पाऊंगा। घर के अगल बगल में प्रोग्राम है, इसलिए ज़्यादा शोरगुल हो रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो आज डिस्टर्ब है, इसलिए आज लाइव क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा। तो उसके बदले फ्रेंड्स आपका 100 प्रश्नों का मैराथन क्लास आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक 8:30 बजे ये वीडियो आपको पब्लिश हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर देख लीजिए पूरा वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, मैं मैराथन क्लास जो चला रहा हूँ फ्रेंड्स, उसमें सभी प्रकाशन के लगभग बुक से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसी से आज का जो है आपका एडिटोरियस है फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, मॉडरेट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम बेस्ड है, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स, सभी का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया हूँ फ्रेंड्स। आज मैं एक पीडीएफ टिक करके आंसर को रंग करके टिक करके डाला हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो सभी का पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया है, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ साथ फ्रेंड्स, मेरा वेबसाइट पर जाकर के आप लोग प्रत्येक दिन पढ़ें फ्रेंड्स, जो भी सेट पढ़ें प्रत्येक दिन आधा घंटा 20 मिनट जो भी पढ़ना है फ्रेंड्स, वेबसाइट पर जाकर के जरूर पढ़ें। वेबसाइट का नाम आप लोग को पता है gkmastermind.com है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 100 प्रश्न देख लेते हैं। पहला सवाल देखिए, थोड़ा डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे फ्रेंड्स, जिससे आपका तैयारी अच्छी हो जाए। आज का पहला सवाल है, बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर वैट। ठीक है, मूल्य वृद्धि कर वैट को भारत में कब लागू किया गया? सवाल नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में वैट लागू किया गया। वैट कर लागू करने वाला सबसे प्रथम राज्य कौन है? तो हरियाणा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सबसे प्रथम राज्य हरियाणा है। और सबसे अंत में कौन सा राज्य लागू किया था? तो उत्तर प्रदेश। तो याद करते चलिएगा। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है? बहुत ही अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, टॉप मोस्ट वीवीआई है। तो 15 दिन के भीतर, ठीक है, 15 दिन के भीतर काम देना अनिवार्य है। मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है? तो 15 दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। देखिए, मनरेगा की शुरुआत कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 2006 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 2006 ईस्वी में मनरेगा का शुरुआत हुआ था फ्रेंड्स। मनरेगा का जो पहला नाम क्या था फ्रेंड्स? नरेगा का नाम से जाना जाता था। पहले क्या जाना जाता था? तो नरेगा के नाम से जाना जाता था। लेकिन फ्रेंड्स 2009 में, याद रखिएगा, 2009 में नरेगा का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? मनरेगा रख दिया गया। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 3, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फटाफट गेस करिए। देखिए, एक इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया फ्रेंड्स? एक है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। तो हरित क्रांति शब्द सबसे पहले दिया था विलियम गॉड ने दिया था। ठीक है, ये विलियम गॉड दिया था। लेकिन फ्रेंड्स, अगर सवाल पूछ दिया जाए आपसे कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, यानी पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक या हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। लेकिन पूछा जाए कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, इस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विलियम गॉड ने। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक फ्रेंड्स, उसी तरह से भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता जनक कहा जाता है। उसी तरह से पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो सवाल नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पूछा जाए हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 आपका है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देखिए, सभी क्वेश्चन है जो मॉडरेट है फ्रेंड्स, और मैं करीब करीब सभी प्रकाशन का जो इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट दिया है, उसका मैं आप लोग को मिक्स करके प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो एग्जाम तक मैं इसी तरह से आपको करवाता रहूँगा। तो सवाल नंबर 4 है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वन और मत्स्य है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर 4 का राइट, जैसे वन हो गया फ्रेंड्स आपका, मत्स्य क्षेत्र हो गया, कृषि भी है जो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से फ्रेंड्स द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये भी याद रख लें। जैसे आपका विनिर्माण हो गया, खनन हो गया, खादान हो गया,
ये सभी है जो आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं फ्रेंड्स, तो संचार हो गया, परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, ये सभी है जो आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इससे एक सवाल हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। थोड़ा वक्त दे फ्रेंड्स, समय नज़दीक है, अब डिस्क्राइब करके मैं बताऊंगा, समय का चिंतन ना करें फ्रेंड्स, पढ़ते चले। देखिए अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन, मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे वन हो गया, मत्स्य हो गया, कृषि हो गया। द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है फ्रेंड्स, एक बार फिर से सुन ले, याद करते चलिएगा। विनिर्माण हो गया, खनन हो गया, ये सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, संचार हो गया, परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र हो गया। बाकी भी याद रखें जो बताया जो आगे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ, बहुत अच्छा सवाल है 5 का। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय है जो आपका कहाँ पड़ता है, तो आपका लखनऊ में पड़ता है। जिसकी स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 2 अप्रैल 1990 में हुआ था। याद रखिएगा 2 अप्रैल 1990 ईस्वी में लघु विकास बैंक का स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपका लखनऊ में है। चलिए सवाल नंबर, इसका भी आपको फ्रेंड्स आपका PDF बना करके टिक करके मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 6 है मोलेम, ठीक है। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका गोवा राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 7 को देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स आपका निम्न में कौन परितंत्र का अजैविक घटक है, ठीक है। अजैविक घटक के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो कौन कौन है गेस करिए। सवाल नंबर 7, तो देखिए अजैविक घटक कौन कौन है, तो अजैविक घटक में जल आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। वायु, जल वायु है जो अजैविक घटक है, ठीक है। बाकी जीवाणु हो गया, पेड़ पौधा हो गया, सब है जो जैविक घटक के अंतर्गत आता है। यानी ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा 1 और 2। 1 और 2 निम्न में कौन परितंत्र का अजैविक घटक है, तो आपका जल और वायु, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 हो गया फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने है कि निम्न में से कौन दुर्लभ जातियां के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपका कूट में दिया हुआ है, निम्न में से कौन दुर्लभ जातियां के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर 8, देखिए फ्रेंड्स एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जीके जीएस का कोई लिमिटेशन नहीं है फ्रेंड्स, और ऐसा नहीं कि जो जीके जीएस इसमें पढ़ रहे हैं वो आपका बिहार पुलिस में ही काम खाली देगा। इसके साथ साथ आपका बिहार दरोगा में भी काम देगा, जो आपका फायरमैन का एग्जाम होने वाला है सामान्य अध्ययन उसमें काम देगा, रेलवे ग्रुप डी में काम देगा, आरआरबी एनटीपीसी में काम देगा, एसएससी में काम देगा। तो ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स कि आपका सामान्य अध्ययन कहने का मतलब सामान्य जीके जीएस कहने का मतलब सभी आ जाता है, ठीक है। तो ये सभी आपको सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में काम देगा, तो ठीक है। उसी दृष्टिकोण से आप लोग पढ़े, उसी दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ आप लोग को। निम्न में से कौन दुर्लभ जातियां रेयर स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर 8 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी 3 और 4, 3 और 4 है जो उसके अंतर्गत आते हैं, 8 का सी। तो 3 कौन है फ्रेंड्स आपका, 3 में शुतुरमुर्ग है और चौथा में क्या है, हिमचीता, ठीक है। तो ये शुतुरमुर्ग और हिमचीता है जो आपको दुर्लभ जातियां के अंतर्गत आते हैं, जबकि कश्मीरी मिर्ग और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये सब नहीं आते हैं। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। हो सकता है 100% आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए फ्रेंड्स, पहले तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अब चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट गेस करें। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, विश्व ओजोन दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, फिर सभी को पता है कितना, 5 जून को, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जबकि ओजोन दिवस 16 सितंबर को। सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 है, किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा 1972 में किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में आपका अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए आपसे फ्रेंड्स कि इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसरो की स्थापना बार बार पूछा जाता है, तो इसरो, ठीक है, इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो आपका 1969 ईस्वी में इसरो का स्थापना हुआ था। ये भी आप लोग जरूर याद रखें, इसरो का स्थापना कब हुआ था, 1969 ईस्वी में हुआ था। और इसरो का मुख्यालय कहाँ फ्रेंड्स, तो बेंगलुरु में है, वो भी आप जरूर याद रखिएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है, और इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था, ठीक। तो ये भी प्रश्न याद रखें। तो सवाल यहाँ क्या था फ्रेंड्स कि किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी, तो 1972, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 11 को देखें। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा क्या है, ठीक है। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा हेक्सॉन।
सवाल नंबर 11 का राइट आंसर हेक्सॉन होगा। बहुत अच्छा सवाल बायोलॉजी का। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा क्या है, तो हेक्सॉन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है। बहुत टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स 12 का। तो देखिए गोल कृमि है जो कहाँ पाया जाता है, क्षुद्रांत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग टेंशन ना लें, इसका मैं पीडीएफ बना करके फ्रेंड्स आपका टेलीग्राम ग्रुप में जरूर डाल दूंगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी समय है आपके पास फ्रेंड्स, मैं प्रत्येक दिन 1 या 2 प्रैक्टिस सेट आपको उसमें पीडीएफ बना करके डालता चलूंगा। आज एक मैंने डाल दिया फ्रेंड्स, आप लोग को मिला है या नहीं मिला है टेलीग्राम में, हमें कॉमेंट करके आप जरूर बताइएगा। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर हो गया, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो कहाँ पाया जाता है, तो क्षुद्रांत में पाया जाता है। सवाल नंबर 13 को देखिए, टिटनेस का कारण क्या होता है। बहुत अच्छा सवाल, 13 नंबर सवाल का गेस करते चलिएगा आप लोग। तो टिटनेस का कारण क्या होता है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लास्ट्रीडियम के कारण होता है। ठीक है, क्लास्ट्रीडियम टिटनेटी के द्वारा ये प्रसारित होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और यह एक है जो क्या है, जीवाणु का नाम है। टिटनेस किससे होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। तो देखिए क्लास्ट्रीडियम टिटेनी है जो क्या है, एक जीवाणु है, इसी के द्वारा यह रोग होता है। और टिटनेस के उपचार के लिए फ्रेंड्स आपका कौन सा टीका लगाया जाता है, तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है। याद रखिएगा डीपीटी। ठीक है, इसमें डीपीटी डी से डिप्थीरिया का हो गया फ्रेंड्स, टी से टिटनेस हो गया, पी से काली खांसी का हो गया। तो तीनों के लिए ये टीका लगाया जाता है। थोड़ा सा वक्त दे, मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। पहला सवाल जान लें कि टिटनेस किसके कारण होता है। एक तो जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा जीवाणु कारण होता है, तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। टिटनेस है जो जीवाणु कारण होता है। अब देखिए इसका बचाव के लिए डीपीटी टीका लगाया जाता है। तो डीपीटी टीका है जो फ्रेंड्स आपका 3 रोग के लिए किया जाता है। डी से डिप्थीरिया के लिए फ्रेंड्स, और टी से टिटनेस हो गया। देखिए ट्रिक भी है, डी से डिप्थीरिया, टी से टिटनेस, और पी से क्या हो जाता है, काली खांसी रखिए। यानी डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस तीनों के उपचार के लिए आपको डीपीटी का टीका लगाया जाता है। कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखते हैं, 14 नंबर सवाल को, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी का इसका जवाब सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा विटामिन डी। विटामिन डी जो हम सूर्य धूप में जब हम रहते हैं फ्रेंड्स, तो उसका निर्माण बहुत तीव्र गति से होता है, यानी विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। ठीक है, जिसका निर्माण हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से होता है। ठीक है, तो ये भी जरूर आप लोग याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 आप लोग के सामने है। सवाल नंबर 15 है कि बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि है। देखिए ये सब मॉडरेट क्वेश्चन है, ये सब सवाल पूछा जा सकता है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि क्या है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर द्वारा बिना बीज के फलों को विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। रट ले फ्रेंड्स ये सब प्रश्न को, और इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। अभी यूट्यूब से पढ़ ले फ्रेंड्स, उसके बाद में आप प्रैक्टिस सेट भी करते रहिएगा, अपना दे दूंगा पीडीएफ बना करके। सवाल नंबर 16 का देखें। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कि प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है। ये सवाल तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कहां से, जल से आता है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होता है फ्रेंड्स, तो उसमें मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है, तो जल से आती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल नंबर 17 आपका है कि पराबैंगनी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला कौन सा है। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्णपीत। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जैंथोफिल कहा जाता है। ठीक है, उसे जैंथोफिल कहा जाता है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, मॉडरेट सवाल ये भी है कि पराबैंगनी क्षति से पादपों, पादप मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स पेड़ पौधा, ठीक है, वनस्पति की रक्षा करने वाला वर्णक का नाम क्या है, तो पर्णपीत है, जिसे जैंथोफिल कहा जाता है। सवाल नंबर 18 को देखें। कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है। पादप मतलब समझ रहे हैं पेड़ पौधा, तो कीटभक्षी जो पेड़ पौधे होते हैं कौन सा मिट्टी में उगते हैं, जिसमें कमी होती है। ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें कमी होती है, किस चीज़ की कमी होता है। तो 18 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा नाइट्रोजन की कमी रहती है। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। अगला सवाल को देखें। कवक, कवक को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फंगस द्वारा फैलने वाला बीमारी इसमें कौन सा। चलिए गेस करिए फटाफट, 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो कवक से जो फैलने वाला बीमारी है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं, रिंग वॉर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वलय कृमि, रिंग वॉर्म है जो आपका कवक यानी फंगस से फैलता है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखते हैं कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे
नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? सवाल नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या से होता है। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से होता है। सवाल नंबर 21 को देखें कि किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? चलिए गेस करिए 21 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो लाभ होता है अवकरण प्रक्रिया में होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? तो अवकरण में क्या होता है? इसका लाभ होता है। सवाल नंबर 22 को देखें कि धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो चलिए इसका तो जवाब सभी को पता हो जाना चाहिए, क्या कहलाता है फ्रेंड्स? गेस करें सवाल नंबर 22 का। तो धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में, ठीक है, सीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आघात वर्णधीयता कहा जाता है। तन्यता गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तन्यता मतलब तो तन्य, जैसे चांदी है सबसे तन्यता वस्तु है, लेकिन कह रहा है कि धातुओं का गुण जिसके कारण पीटकर सीट में परिवर्तन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा? आघात वर्धनीयता कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 22 का। सवाल नंबर 23 को देखिए। सवाल नंबर 23 है ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? चलिए फटाफट गेस करिए। ढलवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? फटाफट करें। तो इसमें करीब 3 से 5 होता है। ढलवा जो लोहा होता है उसमें कार्बन की प्रतिशत कितना होता है? 3 से 5। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 24 को देखिए फ्रेंड्स। 23 नंबर सवाल हम लोग देख चुके हैं। सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 आपका है, सवाल नंबर 24 है कि गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस, अच्छा से सुनिए सवाल, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस। 24 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं। सवाल नंबर 25 आपका है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा से सुने कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ, ठीक है, जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। सही बात है। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है, प्रेशर प्रयुक्त किया जाता है, तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? सवाल नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए सवाल नंबर 26 को देखें कि निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे तो पहले पूछा जाता था प्रणोदक का प्रयोग किस में किया जाता है, तो आपका रॉकेट ईंधन में। ये भी याद रखिएगा प्रणोदक का प्रयोग कहाँ होता है, तो रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है। लेकिन उसमें क्या क्या रहता है ये बताएं। तो सवाल नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। द्रव हाइड्रोजन रहता है और द्रव ऑक्सीजन दोनों मिक्स रहता है नोदक में। तो निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है, तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन को। ऑप्शन नंबर 26 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट होता है। गेस करें 27 का राइट आंसर क्या होगा, तो फर्मी। सभी को पता होना चाहिए इसका जवाब। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट का नाम क्या है, तो फर्मी। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 28 को देखें कि कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। ठीक है, इसमें जितना भी दिया हुआ है फ्रेंड्स सभी अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। अक्रिय गैसों की संख्या टोटल 6 है। तो 6 है, तो इसमें से ये देखिए हीलियम, क्रिप्टॉन, आर्गन, जेनॉन, ये सभी ये जो अक्रिय गैस है। तो सवाल क्या पूछा जा रहा है कि कौन से अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। सवाल नंबर 28 का राइट आंसर होगा जिनॉन। जिनॉन जो अक्रिय गैस है वो क्या है, यौगिक बना सकती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29 को देखिए, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। सवाल नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो 29 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। सवाल नंबर 29, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके अपने अपने तापमान पर। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतकरण को कहते हैं। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतकरण को क्या कहते हैं, तो सवाल नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिवहन कहते हैं। वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं, अभिवहन कहते हैं। देखिए
हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 31 देखिए। सवाल नंबर 31 है कि निम्न में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें 2-3 जीके जीएस बन रहा है, तीनों को पढ़ते चले, थोड़ा वक्त दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ें। तो कह रहा है देखिए इसमें क्या क्या सवाल बनता है। एक तो बनता है कि प्रकाश है जो किस तरंग का इस प्रकार किस तरंग में गमन करता है, तो प्रकाश है जो एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, याद रखिएगा। और ध्वनि है जो किस तरंग में गमन करता है, तो ध्वनि है जो अनुदैर्घ्य तरंग में गमन करता है। तो ये दोनों सवाल आप जरूर याद रखिएगा। अब चलिए सवाल क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्रुवीकरण करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 32 को देखते हैं। सवाल नंबर 32 ये भी देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें क्या होगी, तो दोनों तरह की लहरें उठती है फ्रेंड्स, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों उठती है। सवाल नंबर 33 को देखें। सवाल नंबर 33 है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। सवाल नंबर 33 का किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस टाइप का सवाल जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए, ध्यान से पढ़ते चलिए। चलिए सवाल नंबर 34 को देखें कि विद्युत चालकता का यूनिट क्या होता है। विद्युत चालकता का फटाफट गेस करें। 34 का राइट आंसर क्या होगा, विद्युत चालकता का महो, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 35 को देखते हैं। सवाल नंबर 35 आप लोग के सामने है कि टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है, क्या है, गेस करें। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा, सवाल नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, टेलीफोन लाइन में जो धारा बहती है वो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होता है ना। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संविधान अधिकार किसे प्राप्त है। इसका जवाब तो मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स। कह रहा है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है, यानी घोषणा कौन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका गेस करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, घोषणा कौन करेगा, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी। ठीक है, घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा ना। किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने का संवैधानिक अधिकार क्या है, किसको है, तो राष्ट्रपति को है। चलिए सवाल नंबर 37 को देखें कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। सवाल नंबर 37 का विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है पॉलिटिकल साइंस का फ्रेंड्स। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुल सदस्यों का कितना, 1/6 भाग किया जाता है। जिस तरह से फ्रेंड्स राष्ट्रपति है जो राज्यसभा में कला और क्षेत्र से कितना करते हैं, तो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं राज्यसभा के सदस्य में। उसी तरह से राज्यपाल है जो भी फ्रेंड्स आपका विधान परिषद में के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो याद रखिएगा कुल सदस्यों का कितना, 1/6। ऑप्शन नंबर ए 37 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 38 को देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है। 38 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यायपालिका शक्ति को अलग रखा गया है। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 39 देखिए। सवाल नंबर 39 काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई थी। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, न कि गठन के बारे में बोल रहा है कि पंचायती राज का गठन किस समिति के सिफारिश से की गई। ठीक है, यह अलग सवाल है फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति ने दी, समिति द्वारा दी गई थी। 39 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एल.एम. सिंघवी समिति। ठीक है, एल.एम. सिंघवी समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की थी। सवाल नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 40 को देखते हैं। सवाल नंबर 40 आप लोग के सामने है फ्रेंड्स, फटाफट गेस करें कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है फ्रेंड्स, फटाफट गेस करें क्या होगा। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। ऑप्शन ए में न्यायिक सुधार से, बी में आपका है संघीय सुधार से, और सी में आपका है चुनाव सुधार से, और डी में केंद्र राज्य संबंध सुधार से। सवाल नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध में सुधार से। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ, याद रखिएगा। सरकारिया आयोग का
संबंध है जो किससे है, तो केंद्र राज्य संबंध में सुधार से। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलिए सवाल नंबर 41 को देखते हैं। सवाल नंबर 41 आप लोग के सामने है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। सबसे पहले मैं बताता हूं कि मौलिक कर्तव्य कितना है फ्रेंड्स और मौलिक अधिकार कितना है, इसका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रखें। तो देखिए इसका ट्रिक भी बताया था। 6 में और 11 में अक्सर आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 है जो क्या है और 11 है जो क्या है। तो इसका ट्रिक मैं बताया था फ्रेंड्स कि कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य है जो ज़्यादा होता है, मनुष्य को कर्तव्य ज़्यादा करना चाहिए, यानी 11 है जो क्या है, मौलिक कर्तव्य है, और 6 है जो क्या है, मौलिक अधिकार है। पहले मूल संविधान में कितना था, 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी के अंतर्गत रखा गया। अनुच्छेद कितना, 300 के क में रख दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। आपका मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है, तो 6 है, और मौलिक कर्तव्य कितना है, तो टोटल आपका 11 है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। या किस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, तो कर्तव्य है जो ज़्यादा है, कर्तव्य ज़्यादा करेंगे ना, तो कर्तव्य यानी ज़्यादा संख्या वाला है जो क्या है, कर्तव्य है, और कम वाला है जो क्या है, अधिकार है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना है जो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, वैज्ञानिक सोच विकसित करना ये भी है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी आपका है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 42 को देखते हैं। सवाल नंबर 42 आपका है कि प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठक में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं। तो इसका जवाब तो सबको सभी पढ़ाया सवाल है फ्रेंड्स। ठीक है, सवाल नंबर 42 का राइट आंसर से प्रश्नोत्तर काल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 43 को देखते हैं। सवाल नंबर 43 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है। तो 43 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, गेस करें। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 16। अगला सवाल को देते हैं। अगला सवाल आपका है कि राज्यसभा के विषय में सही क्या है। राज्यसभा के विषय में सही क्या क्या है, तो पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में है यह एक अस्थायी सदन है, ये बिल्कुल क्या है आपका सही है। उसके बाद में है इसकी अवधि 6 वर्ष का है, इसकी अवधि 6 वर्ष का है, ये दे रहा है 6 वर्ष का अवधि नहीं है, इसका अवधि 6 वर्ष का नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में है 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते, ये आपका सही है। चौथा में इसे भी घटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तब देखिए किस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए मैं समझा देता हूं कि राज्यसभा के विषय में सही क्या है। तो देखिए राज्यसभा है जो क्या है, उच्च सदन है, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा है जो क्या उच्च सदन है, लोकसभा है जो निम्न सदन है। अब कह रहा है तो यह एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है, इसकी अवधि नहीं, इसके जो सदस्य होते हैं, ठीक है, इसके जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, उनका कार्यकाल जो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, न कि आपका राज्यसभा के, तो ये आपका एक गलत है। और दूसरा है कि 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये सही उसके बारे में कहा जा रहा है, और इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स, इसकी अवधि नहीं, यानी राज्यसभा के सदस्यों की अवधि है जो 6 वर्ष का होता है, ना कि राज्यसभा के अवधि होता है। जिस तरह से लोकसभा का कितना होता है, 5 साल का होता है फ्रेंड्स, उस तरह से राज्यसभा का अवधि नहीं होता है। इसके जो सदस्य होते हैं जो चुने जाते हैं उनको 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, उसके सदस्य का। तो सवाल नंबर 44 का है जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 45 को देखते हैं कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था। बहुत अच्छा सवाल है 45 का, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1955 में पारित हुआ था। सवाल नंबर 46 को देखें कि किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययता समिति भी है। कौन सा संसदीय समिति का नाम है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राक्कलन समिति का। ठीक है, प्राक्कलन समिति का यह नाम है। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, एक लोक लेखा समिति होता है, एक प्राक्कलन समिति होता है। तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 होते हैं कहाँ से, राज्यसभा से होते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। लोक लेखा समिति में आपको टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं। उसी तरह से अगर पूछा जाए प्राक्कलन समिति में कितने होते हैं, तो टोटल 30 सदस्य होते हैं, सभी होते हैं जो लोकसभा
लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति में होते हैं जो सब लोकसभा के सदस्य, इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका भी कॉन्सेप्ट दोनों का क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब क्या है सवाल कि किसी संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या मितव्ययता समिति भी है। तो टॉप मोस्ट वीवीआईजी के याद ध्यान से रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति कितने सदस्य होते हैं, 30 होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोग क्लियर रखें। और सभी होते हैं जो आपका किसका होता है, तो लोकसभा का होता है। सवाल नंबर 47 को देखिए, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, देखिए मॉडरेट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समोच्च रेखीय जुताई से, समोच्च रेखीय जुताई से आपका पर्वतीय ढलानों पर मृदा अपरदन के रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 48 को देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। 48 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो ग्रहों के गति के नियम कौन दिया था, वही होगा। तो ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था, तो कैप्लर ने दिया था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल देखिए इसमें घुमा करके भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि मैं करीब करीब सभी चैप्टर को, सभी जीके जीएस को टच कर रहा हूँ। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले। देखिए किस तरह से इसमें सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, तो केपलर ने। और सवाल पूछा जाता है ग्रहों के गति के नियम किसने दिया था, का प्रतिपादन किसने किया था, तो केपलर ने ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। इस तरह से भी सवाल पूछे, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी केपलर हो जाएगा। 48 देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 49 को देखें। सवाल नंबर 49 है कि हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि। ये सवाल बहुत पुराना हो चुका है फ्रेंड्स और बहुत बार एग्जाम में आया है, तो गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को क्यों देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेता है, यही कारण है कि हम लोग चंद्रमा का सदैव एक ही भाग देखते हैं। 49 का बी हो जाएगा। सवाल नंबर 50 को देखें कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। सवाल नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट गेस करें। तो भूमध्य रेखा है जो कहाँ से होकर नहीं गुजरती है फ्रेंड्स, तो भूमध्य रेखा आपका मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जबकि केन्या से होकर गुजरती है, ब्राज़ील से होकर गुजरती है, इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, उसके बाद सोमालिया से गुजरती है, कोलंबिया से गुजरती है, मालदीव से गुजरती है, ये सब देशों से होकर के गुजरती है। और आपका मैक्सिको से होकर करके भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। इसमें एक और जीके बनता है, वो भी याद रखें। मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है, तो मैक्सिको है। अब इसका ऐसा ट्रिक मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा चांदी के उत्पादक के बारे में। अब देखिए चांदी मैक्सिको, इसको मैं क्या पढ़ता हूँ, चांदी मैं किसको दूं। देखिए सेंटेंस बन रहा है या नहीं, चांदी मैं किसको दूं। अब भूलिएगा कभी नहीं, कोई पूछेगा चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो याद रखना है चांदी मैं किसको दूं। देखिए चांदी मैं किसको, यहाँ पर दू जोड़ दिए। अब चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या हो गया, तो मैक्सिको हो गया। कभी नहीं भूलिएगा, कोई भी पूछेगा चांदी का तो चांदी मैं किसको दूं, यानी मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये आपका मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहीं से जो भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। सवाल नंबर 51 को देखिए फ्रेंड्स कि कंटूर व काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती है। कंटूर लाइन के नाम आप लोग सुने होंगे, क्या दर्शाते हैं। 51 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, जरूरी से याद रखिएगा। 51 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन हो गया। देखिए कंटूर लाइन होता है जो दो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, कंटूर लाइन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कह सकते हैं, समोच्च रेखा भी कहा जाता है, ठीक है, इसका परिभाषा ही है। देखिए फिर से सुन ले, कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती है क्या, तब बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र का। कंटूर लाइन को हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं फिर, तो समोच्च रेखा, ठीक है, उसका हिंदी होता है समोच्च रेखा होता है। कंटूर लाइन का हिंदी क्या होता है, समोच्च रेखा होता है। इसका परिभाषा ही है कि दो समान ऊंचाई वाले स्थलों को, ठीक है, दो समान ऊंचाई वाले स्थलों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, कंटूर लाइन या समोच्च रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 52 को देख, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 52 देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे एक प्रश्न, आप इस तरह का प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है इसमें, तो सवाल नंबर ए में कोयला, बी में प्राकृतिक गैस और सी में परमाणु ऊर्जा और डी इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और साथ में आपका पेट्रोलियम, ये सभी है जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है।
और जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन कौन है फ्रेंड्स, तो उसका आपका हो जाएगा जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और आपका बायोमास, ये सभी है जो आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर जरूर रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है तो इसका देखिए डिफिनीशन क्या होता है कि जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग दोबारा ना किया जा सके, ठीक है, जैसे कोयला का जला दें तो इसका दोबारा उपयोग होगा नहीं होगा, प्राकृतिक गैस भी जल गया तो वो खत्म हो गया, फिर दोबारा उपयोग होगा नहीं। और जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है इसका भंडारण जो सीमित है, ठीक है, ये मतलब ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जैसे कोयला का भंडारण सीमित है, प्राकृतिक गैस का भी है जो ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है, परमाणु ऊर्जा का भी भंडारण सीमित है, साथ साथ में आपका पेट्रोलियम का भी भंडारण जो सीमित है, यानी ज़्यादा दिन तक चलने जिसका भंडार है जो बहुत ज़्यादा नहीं है वो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आएगा। और नवीकरणीय जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, ठीक है, ये सभी है जो नवीकरणीय जिसका भंडार बहुत है, ठीक है। तो सवाल नंबर 52 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स, ये सभी है जो आपका अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। चलिए सवाल नंबर 53 को देखते हैं। सवाल नंबर 53 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें एक साइड में आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स जगह का नाम और दूसरी साइड में खनिज का नाम दिया हुआ है, ठीक है, कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। तो सवाल नंबर 53 का गेस करें तो गुरुम हिसानी में लौह अयस्क पाया जाता है। यानी पहला का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सवाल ए का क्या हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उसके तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से पता होगा, तालचेर है जो आपको कोयला के लिए, तालचेर होता है जो आपको कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन यहाँ दो का बी का 4 होगा। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अब जावर है जो आपका किसके प्रसिद्ध है, तो आपका शीशा के लिए है। यानी सवाल नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए का कितना हो गया 3, बी का 4, दो का सी और डी का 1। 53 का ये हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 54 को देखें। सवाल नंबर 54 आपका है कि अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी, ठीक है, गद्दीदार चोटी यानी सैंडल पीक कहाँ स्थित है। तो सवाल नंबर 54 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अंडमान में है। आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें जो सैंडल पीक है जिसको क्या कहते हैं गद्दीदार चोटी, वो आपका उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। सवाल नंबर 55 को देखें कि इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है। 55 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज और ब्यास नदी से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलते। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखें। 55 हो गया फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 56 को देखते हैं। सवाल नंबर 56 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 56 आप लोग के सामने यहां पर है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी हो जाएगा, मेघालय, ठीक है। कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य हो जाए आपका, पहला स्थान पर आपका मेघालय आता है और दूसरा स्थान पे आपका बिहार आता है, ठीक है, और तीसरा पर अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा पहला स्थान पर मेघालय और दूसरा स्थान पर आपका बिहार हो गया, तीसरा स्थान पर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, तीनों को याद रखिएगा। सवाल नंबर 57 को देखें, प्रसिद्ध दर्शन दैत्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए अभी हिंदी का एक मैं बनाया था फ्रेंड्स आपका वीडियो, उसमें ये सवाल आपको आया था। तो देखिए प्रसिद्ध दर्शन दैत्यवाद का प्रतिपादन निम्बक्काचार्य ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 58 को देखते हैं कि वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। बहुत अच्छा सवाल है 58 का, वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। 58 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलादीन खिलजी, ठीक है। सवाल नंबर 59 को देखें। सवाल नंबर 59 आपका है कि सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता था। 59 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता था। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 60 को देखें, विजयनगर साम्राज्यों में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था। टॉप मोस्ट बीवाईजी के है। सवाल नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेट्टी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को सेट्टी कहा जाता था। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए सवाल नंबर 61 को देखें कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था। बताया हुआ सवाल है, तो दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 62 को देखें कि असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। बहुत अच्छा सवाल।
सवाल नंबर आपका 62 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, नागपुर अधिवेशन। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। नागपुर में जो अधिवेशन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। इसी में आपका असहयोग आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। और फ्रेंड्स 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। कौन सा अधिवेशन? तो नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1920 में, और 1920 में ही आपका 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने सहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। सवाल नंबर 63 को देखें आपने। तो सवाल नंबर 63 देखें कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुआ था फ्रेंड्स? तो यह महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से किया गया था। गांधी जी थे जो प्रथम सत्याग्रही के रूप में किनको? विनोबा भावे को मनोनीत किया था। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में किया गया था, जिसमें गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को मनोनीत किया था। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 64 को देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बिल्कुल अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। किसको कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता? तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता आपका किसको कहा जाता है? तो आपका चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। सवाल नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स एक और इससे प्रश्न पूछा जाता है आपका कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, लेकिन एक वुड डिस्पैच करके आया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है। तो वुड डिस्पैच जो शिक्षा से संबंधित था, तो वुड डिस्पैच कब आया था फ्रेंड्स? तो 1854 ईस्वी में आया था। ये भी याद है। वुड डिस्पैच कब पारित हुआ था? तो 1854 ईस्वी में लागू किया गया था। ये भी याद रखिएगा। और शिक्षा संबंधित क्या सवाल पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सबसे पहले मतलब ज़्यादा जोर किसने दिया था? तो लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले है जो अंग्रेजी शिक्षा के पर विशेष जोर दिया था फ्रेंड्स। लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पे ही लॉर्ड विलियम बेटिंग है जो सॉरी लॉर्ड विलियम बेटिंग है जो आपका भारत में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। एक बार फिर से देख लें, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा था? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। वुड डिस्पैच कब पारित हुआ था? तो 1854 ईस्वी में, याद भी रखिएगा। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर जोर किसने दिया था? फिर तो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। लॉर्ड मैकाले की सिफारिश में ही लॉर्ड विलियम बेटिंग है जो आपका भारत में अंग्रेजी शिक्षा को जरूरी कर दिया था। सवाल नंबर 65 को देखिए, गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी? बहुत बात देखिए पढ़ा है। देखिए मैं जो कह रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए मेरा सभी क्वेश्चन टच हो रहा है। ठीक है, घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है। गांधी जी के बारे में 3 पत्रिका के बारे में बताया था। नवजीवन, एक और पद बताया थे क्या फ्रेंड्स? यंग इंडिया। एक नवजीवन, एक यंग इंडिया, और एक और क्या था फ्रेंड्स? सॉरी याद नहीं आ रहा है। नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या था? हरिजन। ये तीनों पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। नवजीवन का भी, यंग इंडिया का भी और हरिजन का। यहाँ सवाल का आपको क्या पूछा जा रहा है? गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित किया था फ्रेंड्स? तो ये आपका गुजराती भाषा में प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 65 का बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 65 हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 66 को देखते हैं। सवाल नंबर 66 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? तो गेस करें 66 का राइट आंसर क्या होगा? तो सही सुमेलित आपका 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंटर कमीशन है जो 1882 में गठन किया गया था। इसका हंटर कमीशन का गठन 1882 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सुमेलित है। जबकि ली कमीशन, तो सबका बता देता हूँ फ्रेंड्स, ली कमीशन कब हुआ था? तो आपको 1923 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद में स्ट्रेची कमीशन। स्ट्रेची कमीशन है जो आपका 1878 से 80 में हुआ था। ठीक है, रेल कमीशन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1902 में हुआ था। रेल कमीशन कब हुआ था? 1902 में हुआ था। तो ये तीनों गलत दिया हुआ है। ली कमीशन कब बताएं? 1923 ईस्वी में। स्ट्रेची कमीशन कब बताएं? तो 1878 से 80 में, और रेल कमीशन 1902 में। तो सवाल यही पूछा जा रहा कौन सा सुमेलित है? तो हंटर कमीशन आपका बिल्कुल सही, 1882 ईस्वी में। सवाल नंबर 67 को देखें कि करम शाह तथा टीपू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? 67 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था।
करम शाह तथा टीपू ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था। और ये पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1813, याद रखिएगा 1813 से 1831 तक चला था यह विद्रोह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 67 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस विद्रोह, जो पागलपंथी का विद्रोह था फ्रेंड्स, इससे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल आपका ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था। पागलपंथी विद्रोह से आपका बंगाल ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था। तो सवाल नंबर 67 को देखें। 67 हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 68 को देखें। सवाल नंबर 68 68 क्या है कि बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? गेस करें फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर, बहुत अच्छा सवाल है। बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? तो सवाल नंबर 68 का राइट आंसर होगा 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में किसके द्वारा लगाया गया था द्वैध शासन फ्रेंड्स? कल के वीडियो में मैं डिस्क्राइब किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुआ था बंगाल में, ठीक है। और द्वैध शासन का अंत किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने इसको अंत कर दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत सारा इसमें जीके जीएस बना फ्रेंड्स। क्या क्या कि बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? 1765 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हुआ था। और आप बंगाल का द्वैध शासन का अंत किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था फ्रेंड्स, तो ये भी आपका, इसका आप लोग याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। जबकि द्वैध शासन किसने चलाया था? तो आपका रॉबर्ट क्लाइव ने चलाया था। चलिए अगला सवाल को लेते हैं कि जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1941 ईस्वी में। अगला सवाल आपका है साहित्य के क्षेत्र में 2020 के बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बहुत अच्छा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सवाल नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डगलस स्टुअर्ट को यह पुरस्कार मिला है। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो डगलस स्टुअर्ट को प्रदान किया गया है। सवाल नंबर 71 को देखें कि निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। 71 हो गया। फिर सवाल नंबर 72 को देखें। सवाल नंबर 72 है कि उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया है? अभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समसामयिक से भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया है? 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविशंकर प्रसाद ने। सवाल नंबर 73 को देखते हैं फ्रेंड्स कि हाल ही में आंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से विख्यात यानी संबंधित थे? तो सवाल नंबर आपका 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 73 का डी, पर्वतरोही थे। सवाल नंबर 72 क्या था फ्रेंड्स? अभी रविशंकर देख लिया हम लोग। सवाल नंबर 72 की उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न से किसने मंत्री ने किया था? तो रविशंकर प्रसाद ने। और 73 नंबर सवाल में क्या था फ्रेंड्स? जो आपका आंग रीता शेरपा का निधन हुआ है वो क्या थे? तो पर्वतरोही थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सवाल नंबर 74 को देखें कि भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुलनगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? बहुत अच्छा करंट अफेयर्स का सवाल है। 74 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सुरक्षा कवच, ठीक है। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुलनगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? तो सुरक्षा कवच से। 74 हो गया फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर सवाल नंबर 75 को देखते हैं। सवाल नंबर 75 आप लोग के सामने ये रहा फ्रेंड्स। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जाम बेस्ड है। तो इसी तरह से मैं आप लोग को एग्जाम तक प्रोवाइड कराता रहूँगा। भारत के किस राज्य में छात्रों को स्कूट ने किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है? भारत के किस राज्य में छात्रों को स्कूट ने किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है? 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ने। सवाल नंबर 76 को देखें कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैक नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित किया है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का कि हाल ही में किस आईटीआई संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित की है? 76 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी खड़गपुर ने विकसित की है।
सवाल नंबर 77 को देखें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला जनपद के मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा को जीआई टैग मिला है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 77 नंबर सवाल का। और फ्रेंड्स आप लोग को मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन ना ले फ्रेंड्स, अभी आप इस पे पढ़ें। सवाल नंबर 77 का राइट आंसर क्या होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला जनपद के मशहूर मूर्तिकला टेराकोट को जीआई टैग मिला है? 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। अगला सवाल को देखते हैं कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन है? 78 का हो जाएगा कर्नाटका। सबसे ज़्यादा वन तो आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है फ्रेंड्स, लेकिन सवाल देखिए किस तरह से पूछा है कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कौन सा कर रहा है, कौन सा राज्य? तो कर्नाटका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 79 को देखें, एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सवाल नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कहाँ? हांगझू में किया जाएगा। एशियाई खेल 2022 में कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो हांगझू में। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 80 को देखें कि कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कीवी फल आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स, कॉस्टली बिकता है, महंगा बिकता है, ठीक है। तो कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? 80 का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए सवाल नंबर 81 को देखिए कि किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन होगा? ठीक है, सौर यहाँ ट्रेन होगा। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। सवाल नंबर 82 को देखें कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था? ये सवाल तो हो सकता है पूछ दिया जाए पक्का। तो कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? 82 का अंबाला में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 83 को देखें कि हाल ही में चर्चा में रहा सहतूत बांध भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्माण करने की घोषणा की है? 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। हाल ही में चर्चा में रहा सहतूत बांध भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्माण करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान में। चलिए 83 नंबर सवाल देख लिए, फिर सब सवाल नंबर 84 को देखते हैं। सवाल नंबर 84 आप लोग के सामने है कि पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सवाल नंबर 84 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहाँ? सिक्किम में। पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सवाल नंबर 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सिक्किम में। सवाल नंबर 85 का देखें, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो 85 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गधा। ठीक है, गधा लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो गधा। हाथी घोड़ा शेर नहीं था फ्रेंड्स, क्या था? गधा था। और फ्रेंड्स देखिए इसके पहले जो आपका राष्ट्रपति कौन थे अमेरिका के? तो अमेरिका के राष्ट्रपति तो डोनाल्ड ट्रंप थे, लेकिन हाल ही में जो चुनाव हुआ था फ्रेंड्स तो उसमें आपका डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा रखा गया था। और जो नवनिर्मित वहाँ का राष्ट्रपति बने उनका नाम भी आप लोग जरूर याद रखिए फ्रेंड्स, क्या नाम है उनको? तो बाइडेन। ठीक है, जो अभी वहाँ का बने हैं राष्ट्रपति कौन है? उनका नाम है बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो बाइडेन है ना, ठीक है। तो ये इसी का उम्मीदवार थे, ठीक है। किसका उम्मीदवार थे फ्रेंड्स? तो आपका डेमोक्रेटिक पार्टी का ही उम्मीदवार थे, जिसका चुनाव चिन्ह क्या था? गधा था। तो सब याद रखिए फ्रेंड्स, ठीक है, समझ गए होंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा था। अब इसी के जो उम्मीदवार थे आपका बाइडेन, जो अभी वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए सवाल नंबर 86 को देखते हैं। हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर बेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। चलिए सवाल नंबर 87 को दे, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए फटाफट गेस करें फ्रेंड्स, 87 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए अभी बने हैं जो सुनीत शर्मा को बनाया गया, ठीक है। इसके पहले बीके यादव थे, लेकिन रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन बने? तो सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाया गया। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुनीत शर्मा। सवाल नंबर 88 को देखें, डेनिस सिमगल किस देश के प्रधानमंत्री है वर्तमान में? तो इसका हो जाएगा यूक्रेन का। यूक्रेन का प्रधानमंत्री का नाम है डेनिस सिमगल। 89 को देखें फ्रेंड्स कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था?
89 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 43वां स्थान था। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था, तो 43वां था। सवाल नंबर 90 को देखें फ्रेंड्स कि बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिए, हो सकता है पूछ दिया है। बाय बाय कोरोना किसने लिखा है? 90 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स प्रदीप श्रीवास्तव ने बाय बाय कोरोना नामक पुस्तक लिखा है। 91 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। 91 का राइट आंसर होगा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका फ्रेंड्स आपका पता होगा कि जो 17वीं बिहार विधानसभा, देखिए चुनाव जो हुआ है फ्रेंड्स उससे संबंधित पे एक वीडियो आप लोग को स्पेशल प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर आपको जीतन राम मांझी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 92 हो गया। फिर सवाल नंबर 93 को देखें कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कंबोडिया से। अब चलिए सवाल नंबर 94 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 94 को देखिए। सवाल नंबर 94 आपका वजूभाई भाई बाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। यानी कर्नाटक का जो राज्यपाल का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो आपका नाम है वजूभाई भाई बाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर मतलब क्या राज्यपाल होता है, तो आपका कर्नाटक का। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 95 नंबर सवाल आपका है कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष महिला को अपना प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। सबरीना सी को बनाया गया है। अभी बताए थे बाइडेन थे जो वहाँ के नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बारे में बोला जा रहा है फ्रेंड्स, मैं राष्ट्रपति के बारे में बोला था। नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष महिला को अपना प्रेस सचिव बनाने का घोषणा की, तो सबरीना सी को बनाई है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 96 से 4 मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो मैथ का सवाल आपको कल से श्वेता मैम आपको प्रोवाइड कराएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। मैं इसी तरह से आपका जीके जीएस और हिंदी अंग्रेजी का प्रैक्टिस कराता जाऊँगा। देखिए सिंपल ही आपको बिहार पुलिस में मैथ पूछा जाएगा फ्रेंड्स। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि 4000 रुपया के मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका तो फार्मूला होता है फ्रेंड्स, अंतर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर बराबर फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, तो आर बटा क्या होता है 100, आर बटा 100 और क्या होता है इसका स्क्वायर होता है। इससे करिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या पी लगा लिए, अंतर बराबर होता है मूलधन गुने आर बटा 100 के होल स्क्वायर। इस फार्मूला पर सेट करिएगा फ्रेंड्स तो आ जाएगा। अब देखिए इसको सेट करके देख लेते हैं। जैसे मूलधन आपका कितना दिया हुआ है, मूलधन आपका दिया हुआ है कितना फ्रेंड्स, तो 4000 रुपया आपका मूलधन दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कोष्ट कर दें 4 और फिर आर कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स 5%, तो 5 हो गया। अब बटा क्या होता है 100 होता है, इसका हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर, 5 से कट जाएगा, बी बचे के 100 हो जाएगा। अब बच गया कितना 4000, ठीक है फ्रेंड्स। कितना बच गया 4000 इंटू कितना 1/20 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा यानी आपका 4000 इंटू 1/ कितना हो जाएगा 20 इंटू होल स्क्वायर था तो कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। इसको काट दे फ्रेंड्स, 1 2 शून्य कट गया फ्रेंड्स, 2 शून्य कट गया, बच गया कितना 2 दूनी 4, 10 चक्कर 40 यानी कितना हो जाएगा 10 रुपया होगा। तो देखिए इस टाइप का अगर जो कोई भी मैथ आपसे पूछे फ्रेंड्स तो इस तरह से इसको बना लीजिएगा। ऐसे कल से आपको श्वेता मैम भी आपको मैथ का सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। देखिए कह रहा है कि 4000 रुपया के मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर का फॉर्मूला ही होता है P इंटू, ठीक है, आर बटा कितना 100 का होल स्क्वायर। इस पे मूलधन यहाँ पर दे दिया फ्रेंड्स 5% यहाँ दर दे देगा, इसको हल करिएगा तो जो आएगा वो आंसर होगा। तभी मैंने सोल्व करके बताया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक फ्रेंड्स। इसी तरह से देखिए सिंपल ही मैथ पूछा जाएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो मान लिया क्रय मूल्य आपका x मानिएगा फ्रेंड्स, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8x/5 हो जाएगा। अब दोनों में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य हो गया तो इसमें विक्रय देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो क्रय मूल्य x मानेगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका लाभ आ जाएगा, तो लाभ प्रतिशत। सिंपल प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका मैथ का सोल्यूशन कल से आपको श्वेता मैम देगी फ्रेंड्स।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और प्रैक्टिस सेट आपको कैसा रहा? मेरे ख्याल से तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एग्जाम बेस्ड था। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।